A very good morning to one and all. We are over with our first chapter, that is planning in sports, and I expect that each and every topic of planning in sports was thoroughly understood by each one of you. Today we are going to start our second chapter, that is sports and nutrition. So let us discuss about sports and nutrition in this video lecture. Let us डिस्कस अबाउट चैप्टर 2 दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। जो टॉपिक है वो टॉपिक अपने में ही बहुत सिग्निफिकेंट है कि स्पोर्ट्स के अंदर न्यूट्रिशन का क्या रोल है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशन इज़ नॉट नेसेसरी और रिक्वायर्ड इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ नीड फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। हर एक इंसान को, हर एक इंडिविजुअल को एक अच्छे न्यूट्रिशनल डाइट की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, और न्यूट्रिएंट डाइट जो होती है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई जो डाइट होती है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये हर एक इंडिविजुअल को है, सिर्फ एक स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं है। बट क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जो हम लोगों की एनर्जी लगती है, स्पोर्ट्स के अंदर हम लोगों का जो एफर्ट लगता है, वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल से थोड़ा सा हायर लेवल पे जाता है, और इसी वजह से हम लोगों को एक न्यूट्रिशनल डाइट की, आई मीन से हम लोगों का मतलब यहाँ पे एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहा हूँ कि अ स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ही एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सो इसके लिए फॉर दैट इंडिविजुअल इट बिकम्स इंडिस्पेंसिबल। Nutrition becomes indispensable for a sports person, and with the help of appropriate nutrition, sports persons can enhance their performance in their respective sports. Even I would say that there are some supplements or also essential to provide proper nutrition to sports persons, लेकिन जो एक natural diet होती है उसके साथ अगर आप अपने आप को बिल्ड करें, उसके साथ अगर आप अपने हेल्थ को और अपनी फिटनेस को एनहांस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन वन बाय वन, कि इसके अंदर कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। उन सारे पार्ट्स को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि और अच्छे तरीके से आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के बारे में टॉपिक्स क्लियर हों। So in this chapter, let us have an overview कि we are going to discuss about balanced diet and nutrition, macro and micronutrients दोनों को discuss करेंगे। Then we will discuss about nutritive and non-nutritive components of diet. We will discuss about eating disorders, anorexia nervosa and bulimia, effects of diet on performance, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food myths, and the last, sports nutrition, fluid and meal intake pre, during and post competition. Now let us discuss about the first topic, that is balanced diet and nutrition, macro and micronutrition. Now first we will discuss about what is a balanced diet. Actually, balanced diet is a diet which consists of all the essential food constituents. For example, a diet contains of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals and water in correct proportion is called a balanced diet. Balanced diet का मतलब होता है जिसके अंदर there should be all the essential constituents in adequate amount should be present. There must be definite proportion between the different constituents of food. The food should be easily digestible, and cooking of food is necessary because it sterilizes foodstuff and makes it palatable and easily digestible. So this is the concept of balanced diet. लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं एक डाइट को लेके, अगर मैं एक न्यूट्रिशन को लेके बात करूं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें डाइट के नाम पर वो अच्छा लगता है जो हमारे मन को अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा नहीं लगता जो हमारे तन को अच्छा लगता है। तो जो तन को चाहिए वो तो दे नहीं रहे, जो मन को चाहिए हम वो खा रहे हैं। इसी वजह से हमें बहुत सारी तरीके की लाइफस्टाइल डिजीज़ को भी फेस करना पड़ रहा है।
सो बैलेंस डाइट जो है बेसिकली इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एंड स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन बिकॉज ही हैज़ टू इम्प्रूव हिज ऑल components of physical fitness by taking balanced diet. उसको स्पीड भी इंक्रीज करनी है, स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करनी है, एंड्योरेंस उसको चाहिए, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी उसको चाहिए. तो ये सारी चीज़ें तभी उसको अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स दे पाएंगी अगर उसकी एक डाइट भी अच्छी होगी. नाउ नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ. ऐसा माना जाता है कि साइंस ऑफ फूड है एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ. बट वेयर एज आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ना, दे आर कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स. मतलब एक जैसा ही ये टर्म जो है वो सुनने में लगती है. फूड और न्यूट्रिशन को एक ही चीज़ माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है. फ़र्क ये है कि आई वुड से कि फूड जो है वो मिक्सचर है वेरियस सब्सटेंसेस का विच इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. इट्स अ मिक्सचर फॉर of various substances which are essential for life. And whereas nutrition जो है वो एक dynamic process है which comprises consumption of food to remain healthy. जो nutrition है, मैं repeat करता हूँ, nutrition is a dynamic process which comprises consumption of food to remain healthy. तो जो हमने food को consume किया उसमें क्या nutrients थे, वो जो मिक्सचर हमने फूड के फॉर्म में वो सब्सटेंस अपने अंदर लिया है उसमें वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे जो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल दे. तो फूड इज नेसेसरी फॉर लाइफ एंड न्यूट्रिशनल डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल. Okay, so this is the difference between food and nutrition, and then we can say that yes, nutrition is defined as the science of food and its relationship with health. Or in other words, we can say that nutrition is a science of foods which comprises the dynamic process in which the consumed food is digested. Nutrients are absorbed and distributed to the tissues for utilization, of wastes are disposed of the body. So previous we have just discussed that there are basically two types of nutrients. One is macronutrients, another is micronutrients. So in this video lecture we are going to discuss about macronutrients and which all nutrients comes under macronutrients. Now if we talk about macronutrients, the following nutrients come under macronutrients, and they are carbohydrates, proteins, fats and water. And in micronutrients, basically we need micronutrients in very small amount, extremely significant for normal functioning of the body, and it enables various chemical reactions to occur in the body. And micronutrients include minerals. They are also divided into two parts, micro and macro minerals. Second is vitamins, and they are also having two types, fat soluble and water soluble. Our first macronutrient is carbohydrates, and which is considered as the main source of energy in our body, and which consists carbon, hydrogen and oxygen. ये तीन एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, and they are very very essential for our body because it is important for different digestive operations in our body. There are lots of difference between carbohydrates and the other elements important for nutrition such as proteins and fats. Generally it is seen कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक रिच डाइट होती है और जिसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू अदर डाइट्स. आई वुड से अदर डाइट्स मीन्स प्रोटीन और फैट्स को अगर हम देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कम पानी की ज़रूरत होती है. सेकेंड, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 4 कैलोरी ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग. जब हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो 4 कैलोरीज की एनर्जी को बर्न करता है. और दे शुड बी 60 to 70% of carbohydrate in our diet. Extra amount of carbohydrates are converted into glycogen stored in liver and under the skin. Basically क्या है कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन कि जब हम कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में अपनी बॉडी में ले लेते हैं
तो जितना तो वो कैलोरीज में बर्न हो जाता है ठीक है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट रह जाता है हमारी बॉडी के अंदर वो फैट के अंदर कंज्यूम हो जाता है, राइट। तभी वो कहते हैं कि वो एक मिथ भी है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने से मोटे हो जाते हैं। मोटे नहीं हो जाते हैं बेसिकली, अगर हम उस एप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया है बॉडी के अंदर, अगर हम उसको ठीक से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो वो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में रह जाता है, it that becomes fat for us. Basically carbohydrates are also of two types. एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लूकोज है, जो फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं क्योंकि ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं और ये स्वीट भी होते हैं, इनका टेस्ट भी होता है। बट स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बिकॉज इनका कोई टेस्ट नहीं होता, ये स्वीट नहीं होते और ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन देयर केमिकल कॉम्पोजिशंस। मतलब इनके जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो इनका डिफरेंस है कि कुछ वाटर सॉल्युबल होते हैं और कुछ वाटर soluble नहीं होते हैं, right? So this was about carbohydrates. Our next macronutrient is fat, which contains hydrogen, oxygen, carbon in the percentage of 12, 12 and 76%. It means 12% of hydrogen, 12% of oxygen and 76% of carbon. ये एलिमेंट्स होते हैं फैट के अंदर। There should be 8 to 10% of our diet. 1 gram of fat produce 9 calorie of energy on burning. They keep our body warm and give protection to internal organs and help in production of hormones. High intake of fat increases the risk of obesity and heart attack. Now basically जो fats होते हैं, it keeps us warm and it protects our organs also, right? अब डिफरेंट टाइप्स के जो फैट्स होते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं और वो रिएक्ट भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ अलग तरीके से ही करते हैं, राइट। अब ये 3 तरीके से होते हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स इन डाइट। फर्स्ट इज सैचुरेटेड फैट, सेकेंड टाइप ऑफ फैट इज पॉली अनसैचुरेटेड फैट and the third is mono unsaturated fat. Now जो saturated fats होते हैं, right, they increases the chances of heart diseases in our body. हमारी बॉडी के अंदर जो saturated fats होते हैं वो heart disease को बढ़ा देता है due to the increase of cholesterol in the blood. और जो पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं और जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। जो कोलेस्ट्रॉल हमारा सैचुरेटेड फैट से बढ़ जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो उसको थोड़ा सा कम करने में हेल्प करते हैं। और सच टाइप ऑफ फैट्स आर मोस्टली फाउंड इन फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज एंड बिस्किट्स। और पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ऑलिव ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, पीनट ऑयल हो गया। तो इस टाइप के जो ऑयल्स होते हैं अगर हम इनसे खाना बनाएं तो हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा कंट्रोल में रहेगा। और एक बात और है इसके अंदर कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से थोड़े से बेटर होते हैं। सो दिस वाज अबाउट फैट्स। और एक और बात इसमें ये कहना चाहूँगा कि फैट्स आर एसेंशियल इन डाइट, नो डाउट इट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी, बट द क्वांटिटी ऑफ इनटेक शुड बी लिमिटेड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम हमारी बॉडी के अंदर फैट को ज़्यादा स्टोर करेंगे तो जैसा मैंने अभी आपको पीछे बताया, हार्ट डिजीजेस और ओबेसिटी और कई तरीके के डिजीजेस हमें फेस करनी पड़ सकती हैं जो हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। द नेक्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। प्रोटीन कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स सल्फर ऑल्सो। प्रोटीन आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और they cannot be directly absorbed actually in our blood. So they are turned into amino acids by our digestive system. टोटल 23 एमिनो एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसमें से 9 एमिनो एसिड्स जो हैं
वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए। और जो हमारी बॉडी है वो इन एमिनो एसिड्स को जिस तरीके से यूज़ करती है, उससे ब्लड बनता है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, नेल्स बनते हैं, स्किन हमारी दोबारा से आती है, हेयर हमारे ग्रो होते हैं, एंड टिश्यूज़ इन इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये बेनिफिट देते हैं ये एमिनो एसिड्स, ये 9 एमिनो एसिड्स जो एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। इस तरीके से बॉडी इनका यूज़ करती है और हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है काफ़ी सारी चीज़ों से जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। प्रोटीन्स नए टिश्यूज़ भी फॉर्म करते हैं, और जो ब्रोकन टिश्यूज़ होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ टूट जाते हैं, उनको भी रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। वाटर एंड जो एसिड्स होते हैं उनका भी बैलेंस को प्रॉपर रेगुलेट करते हैं प्रोटीन्स। और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है along with the nutrients, they make antibodies for us. बट एक्सेसिव प्रोटीन डाइट अगर हम लोग ले लेते हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल मीट हो गया, एग है, फिश, मिल्क एट्सेट्रा, तो अगर हम लोग एनिमल प्रोटीन ज़्यादा ले लेते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उस केस के अंदर हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि हम लोगों को स्ट्रोक आ सकता है, किडनी में स्टोन आ सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक बोन्स वीक हो सकती हैं हम लोगों की। तो बॉडी को बेसिकली 0.36 ग्राम्स का ही प्रोटीन चाहिए होता है, पर पाउंड प्रोटीन चाहिए होता है फॉर आइडियल बॉडी वेट। और अगर हम प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, इन केस एक्सेसिव में, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सेसिव में रिजल्ट्स क्या निकल कर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे को कई तरीके की डेफिशिएंसी आ सकती हैं, लाइक मरासमस हो सकता है, क्वाशरकार हो सकता है। और प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और सेकंड टाइप ऑफ जो हमारा प्रोटीन होता है वो होता है वेजिटेबल प्रोटीन, जो हम लोगों को दालों से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, ग्राउंड नट से मिलता है, फूड ग्रेन से मिलता है, और ड्राई फ्रूट से मिलता है। लेकिन बात वही है कि प्रोटीन डाइट अगर हम एक्सेसिव लेंगे तो हमारे को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। द फोर्थ एंड लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट इज वाटर। वाटर इज अ की एसेंशियल टू हेल्दी बॉडी। द ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें रफली 90% जो है वो वाटर ही होता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू सेल्स में फूड जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है, दैट इज़ वाटर। वाटर की ही वजह से हमारे सेल्स तक सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। व्हेन द बॉडी कंज्यूम फूड, तो एक सिस्टम होता है कि फूड माउथ से जाता है, फिर उसका अंदर एक प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट होता है। तो वाटर जो है उस एक्सक्रीशन के अंदर हमारे को हेल्प करता है, ताकि जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है हम उसको बहुत ईजिली रिमूव कर सकें। वाटर ऑल्सो रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी वाटर ही रेगुलेट करता है। और वन मोर थिंग, इट इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी जस्ट आपसे डिस्कस किया कि एक फूड का इनटेक प्रोसेस से लेकर उसका हमारी बॉडी से निकल जाने तक के एक प्रोसीजर को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हालांकि यूनिसेफ का मानना था कि जो वाटर है उसको हम एज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट में नहीं ले सकते, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स डाइटरी एसोसिएशन ने इंक्लूड किया है वाटर को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड in large amount. Water must be taken in large quantity, therefore it can be considered as a macronutrient. Actually typically द थर्स्ट मैकेनिज़्म, जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक मैकेनिज़्म है जिसमें हमें प्यास लगती है, राइट, इज़ नॉट अ गुड साइन टू इंडिकेट व्हेन द बॉडी नीड्स वाटर, क्योंकि दिस मैकेनिज़्म इज़ एक्टिवेटेड व्हेन डिहाइड्रेशन हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। हमें जब प्यास फील होने लगती है, हमें लगता है कि हमें बहुत प्यास लग रही है, ये प्रोसेस तभी स्टार्ट होता है जब बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट होता है, यानी डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी होनी स्टार्ट होती है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। Actually, dehydration is not good for health. Dehydration can lead to heat illness,
such as heat exhaustion and heat stroke because of the inability to sweat. It also can cause electrolyte imbalance and malfunctioning of the body systems. This can lead to decreases in energy and performance of the player or an individual. That is why water is considered as macronutrient. I expect that after watching this video lecture about sports and nutrition, where all the macronutrients are covered, are taught to you, you are able to understand these macronutrients, and I will be coming soon again with my another video lecture on micronutrients. Wish you all a happy day. Stay home, stay safe.